कल आपके लिए एक विशेष मैच होगा। दो यूरोपीय दिग्गज आमने सामने होंगे। रियल मैड्रिड इस गेम को कैसे देख रहा है? खैर, एक तरफ यह एक क्लासिक मैच है, दो महान यूरोपीय क्लबों के बीच टक्कर, सही। लिवरपूल रियल मैड्रिड, इतिहास के हिसाब से, वर्तमान के हिसाब से, क्योंकि यह चैंपियंस लीग है, ये वो मैच है जिसे फैंस देखना पसंद करते हैं। और खैर, दोनों ट्रेंड और मेरा यहाँ लिवरपूल में इतिहास है और हमेशा अच्छा लगता है उस जगह वापस आकर जहां आपको इतना प्यार मिला हो। लेकिन कल हम अपने काम के लिए यहाँ हैं, अच्छा मैच खेलने और उम्मीद है कि अच्छा परिणाम पाने के लिए। फुटबॉल के अपने किस्से होते हैं। पिछले साल यहाँ एम्बाप्पे एक पेनल्टी चूक गए थे और माना था कि वे बहुत नीचे गिर गए हैं, तब से वे रुकने वाले नहीं हैं, लगातार गोल कर रहे हैं। जो कुछ हाल ही में हुआ, आपने कहा कि आप पसंद करते हैं कि आपके खिलाड़ी पेनल्टी की जिम्मेदारी। मैं पूछना चाहता था कि क्या आप भविष्य में इस पर अधिक सख्ती बरतेंगे या फिर उन्हें यह स्वतंत्रता देते रहेंगे कि वे चुनें? नहीं, हम इसे निर्धारित करते हैं और मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम पेनल्टी लेने वाले को नामित करते हैं, फिर खिलाड़ी मैदान पर निर्णय लेते हैं। आपने ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड के बारे में बात की, जो यहाँ थे, जो कुछ समय के लिए घायल थे और हाल ही में नहीं खेले थे। मुझे नहीं पता कि अब वह पूरी तरह से ठीक हो गए हैं या आप उन्हें पहले की तरह। नहीं, वह ठीक है, हाल ही में उन्होंने मैच के संदर्भ में नहीं खेला था, लेकिन अब वह किसी भी मिनट, किसी भी स्थिति के लिए उपलब्ध है। वह कल खेल सकते हैं। चोट के बाद हमें उनकी जरूरत है। ट्रेंट के पास जबरदस्त गुणवत्ता है, वह एक नए चरण में हैं, पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों रूप से, और हमें उनकी मदद करनी है। उन्हें वह देना है जो प्रदर्शन के लिए चाहिए, क्योंकि वह जब आप यहां थे 5 साल के दौरान चैंपियंस लीग जीतना, प्रीमियर लीग के लिए प्रतिस्पर्धा करना, राफा बेनिटेज के साथ कुछ तनावपूर्ण पल भी और कई अफवाहें, इन सब का आपके करियर पर अब एक कोच के रूप में रोजाना निर्णय लेने के तरीके पर क्या प्रभाव पड़ा है? काफी हद तक इसने मुझे गहराई से प्रभावित किया, क्योंकि यह कोई छोटा या महत्वहीन अध्याय नहीं था, ये मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय था। एक खिलाड़ी के रूप में मैं राफा के साथ 5 साल था और मैंने बहुत कुछ सीखा कि शीर्ष स्तर का फुटबॉल वास्तव में क्या होता है, सिर्फ मैच खेलना नहीं, बल्कि उनके बारे में सोचना, तैयारी करना। उस समय मैंने जो जिज्ञासा विकसित की। और खैर, जब आप फुटबॉल से प्यार करते हैं तो आप ऐसे क्लबों के लिए खेलना पसंद करते हैं जो यूरोप के सबसे बड़े हों। लिवरपूल एक है और रियल मैड्रिड दूसरा। वे बहुत अच्छे साल थे जिन्होंने मुझे एक खिलाड़ी के रूप में बहुत बढ़ाया और निश्चित रूप से एक कोच के रूप में भी। मैं अभी भी उस समय से कई चीजें याद करता हूं जो आज मेरे दैनिक काम में मदद करती हैं। सभी सामंजस्य के बावजूद 14 मैचों में 13 जीत। एक पहलू अभी भी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। सेट पीस आपसे केवल एक गोल सेट पीस से हुआ है। आप कारण बता सकते हैं या क्या आपने पहले ही इसका विश्लेषण किया है? आपके पास अच्छी पेनल्टी लेने वाले और लंबे खिलाड़ी हैं जो हवा में अच्छे हैं और कल के अरबेलोआ के शब्दों का फायदा उठाते हुए, जहां उन्होंने आपने तो कई सवाल पूछे हैं, कृपया एक सवाल पर ही टिके रहें। आप पहले वाले का जवाब दे सकते हैं, क्या मैं दूसरे का जवाब दे सकता हूं? ठीक है, तो मैं दूसरे का जवाब देता हूं। खैर, मैं अपने आप को ग्रेड नहीं देता, वे सीजन के अंत में आते हैं, लेकिन अल्वारो, मैं जानता हूं कि बी टीम का प्रबंधन करना क्या होता है, शुरू करना और गति बनाना कितना कठिन होता है। वे अब बहुत, तो मैं उनकी तारीफ लौटाता हूं। वे प्लेऑफ की जगहों पर हैं, अभी बहुत रास्ता बाकी है, इसलिए ग्रेड जून में आएंगे। जहां तक सेट पीस का सवाल है, हम उस पर काम कर रहे हैं। आप अनफील्ड को पूरी तरह जानते हैं और जानते हैं कि यह लगभग ज्वालामुखी वातावरण कैसे बना सकता है। अब आप एक क्लब के कोच के रूप में इससे कैसे निपटते हैं, जैसे रियल मैड्रिड, आप अपने खिलाड़ियों से? खैर, मुझे लगता है कि उनमें से कई ने हाल ही में बुरा अनुभव किया है और कुछ समय पहले अच्छा भी। वे उन पलों को जानते हैं जब ऐसा लगता है कि कोई शक्ति है, जब स्टेडियम गरजता है और होम टीम के लिए एक शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न करता है। ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास बहुत अनुभव है, जो अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं और माहौल को चार्ज करते हैं, इससे वे और भी प्रेरित होते हैं। में ऐसे पल होते हैं जब चीजें आपके नियंत्रण से बाहर चली जाती हैं। ऐसे मैचों के लिए मानसिक रूप से तैयार करना महत्वपूर्ण है और फिर निश्चित रूप से फुटबॉल की गुणवत्ता और व्यक्तित्व कल के लिए महत्वपूर्ण है। हमने इन दिनों आपकी टीम के पेनल्टी लेने वालों के बारे में बहुत बात की है, एम्बाप्पे, विनीसियस। आपके पास इस क्लब में पेनल्टी के साथ एक दिलचस्प इतिहास भी है, क्योंकि सामान्य पेनल्टी लेने वाले हमेशा जेरार्ड थे, लेकिन 2005 के चैंपियंस लीग फाइनल में
भले ही वह मैदान पर थे। उन्होंने पेनल्टी नहीं ली, वहां क्या हुआ? आपने क्यों ली? और अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह आपकी पहली प्रोफेशनल पेनल्टी थी, आपने इससे पहले कभी नहीं ली थी। मुझे यकीन है कि आपके कुछ अंग्रेज साथी इसे याद करते होंगे। हम पहले ही फाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुके थे और घर पर टॉटेनहम के खिलाफ अंतिम लीग मैच में जेरार्ड ने पेनल्टी चूक दी थी। तो लगभग एक हफ्ते बाद हमने चैंपियंस लीग फाइनल खेला और राफा ने तय किया कि पेनल्टी लेने वाले मैं या हैरी क्यूल होंगे। जब पेनल्टी आई तो हैरी पहले ही बच। दूसरी कोशिश में वह गोल हो गई और शायद इसने मेरे खिलाड़ी के रूप में और लिवरपूल के लिए भी मेरी कहानी बदल दी, क्योंकि इसने उस फाइनल में स्कोर 3-3 कर दिया, जिसे मुझे यकीन है कि आप में से अधिकतर याद करते हैं। मुझे लगता है आप पिछले साल भी अनफील्ड आए थे। मैं चाहूंगा कि आप हमें बताएं कि आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह की पुनर्मिलन को कैसे महसूस करते हैं। हम हमेशा आपको बहुत गंभीर, थोड़े दूरदर्शी देखते हैं, लेकिन अंदर से आप वास्तव में अनफील्ड लौटने के बारे में कैसा महसूस करते हैं? क्या आप खुद को नॉस्टैल्जिया में बहने देते हैं या आप इसे नियंत्रित करते हैं? मैं कोशिश करता हूं कि भावनाएं मुझे हावी न होने दे, क्योंकि मैं मैच पर फोकस रहना चाहता हूं और इसे वैसे ही अपनाना चाहता हूं जैसे हम हर मैच के लिए करते हैं। मैं अपनी तैयारी, खिलाड़ियों के साथ अपने संबंध या जो कुछ भी हमें करना है उसे बदलना नहीं चाहता। जो होना है होगा, लेकिन मैं इन परिस्थितियों से कुछ भावनात्मक दूरी बनाकर रखना चाहता हूं। जैसे आप खुद को थोड़ा अलग रखने की कोशिश करते हैं ताकि आप उस पर केंद्रित रह सके जो महत्वपूर्ण है। काम हम जानते हैं कि आप फ्लोरियन वियर्स को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वह एक नई लीग के अनुकूल हो रहा है और आप जानते हैं कि वह कैसा होता है। क्या आपको लगता है कि वह यहां अनफील्ड में सफल होगा? हाँ, मुझे इस पर कोई संदेह नहीं है। यह बस समय की बात है, क्योंकि यह उसके लिए एक बड़ा बदलाव है। जर्मनी में इतने साल बिताने के बाद लिवरपूल आना, सच कहूं तो उसकी पूरी जिंदगी लेवरकुसेन में कई सीजन खेलने के बाद उसे अनुकूल होना पड़ेगा। लेकिन वह एक बहुत खास खिलाड़ी है, उसकी पर्सनालिटी है, वह बहुत प्रतिस्पर्धी है, उसकी दिशा बदलने की क्षमता, उसकी ड्रिबलिंग निश्चित रूप से प्रीमियर लीग में अच्छा करेगा। वास्तव में वह इतना खास है कि मुझे लगता है कि मुझे आज उसके लिए कुछ देना चाहिए और इसके लिए मैं उसका आभारी हूं। मुझे उम्मीद है कि वह जल्दी अपनी गुणवत्ता दिखाना शुरू करेगा, लेकिन उम्मीद है कि कल नहीं। आपने अभी क्लब में वापस आने की भावनाओं के बारे में बात की। क्या आपने ट्रेंट से इसके बारे में बात की है? खासकर हमने इस बारे में विशेष रूप से बात नहीं की है, लेकिन हमने टीम और क्लब के बारे में बात की है। उसे अपनी भावनाओं को संभालना है या उन्हें अपने तरीके से आनंद लेना है। मैं उसे नहीं बता सकता कि वह उन्हें कैसे अनुभव करे, खासकर क्योंकि उसकी कहानी मेरी से बहुत अलग है। वह यहाँ पैदा हुआ है और मुझे उसे क्लब की अकादमी में एक छोटे बच्चे के रूप में याद है, इसलिए उसे वापस आने की, अपनी भावनाओं को जीना और आनंद लेना होगा। यह उसके लिए निश्चित रूप से कुछ खास होगा। यह सबको थोड़ा हैरान कर गया कि आपने प्रशिक्षण के लिए मैड्रिड को चुना, यहाँ नहीं। मैं पूछना चाहता था कि क्या आपको कभी संदेह हुआ कि लोग प्रशिक्षण सत्रों को देख रहे होंगे जबकि तकनीकी रूप से उन्हें नहीं देखना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने यही लेवरकुसेन में भी किया था। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैंने बदला हो, यह बस मेरा तरीका है कि मैं मैच की तैयारी कैसे करता हूं। किसी संदेह या साजिश के कारण नहीं, हम बस सही तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। और अगर हम वाल्देबेबास में ट्रेनिंग करते हैं तो हम माहौल को बेहतर नियंत्रित कर सकते हैं। अगर हम यहां ट्रेनिंग करते हैं तो हम कल के लिए विरोधी को कुछ सुराग दे सकते हैं और यह सबसे समझदार बात नहीं होगी। कार्लो एंसेलोटी ने अभी ब्राजील में बात की। उन्होंने नवंबर के अंतर्राष्ट्रीय ब्रेक के लिए अपनी टीम की सूची दी। उनसे विनीसियस के बारे में पूछा गया और मुझे नहीं पता कि आपने उनकी टिप्पणियां सुनी हैं या नहीं। उन्होंने कहा, मैंने विनीसियस से बात की और बताया कि उसने जाबी अलोंसो के साथ स्पष्ट रूप से गलती की। क्या आपको यह खुशी देता है कि फुटबॉल में लोगों ने चीजों को उसी खैर, मैंने इस बारे में पिछले सप्ताह ही बात की थी। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हमने बुधवार को इस पर चर्चा की। उसने अपने सभी साथियों और मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात की और यह पूरी तरह से सुलझ गया। ऐसी चीजें हो सकती हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि वे दोबारा हों। मामला बंद हो गया और वहीं रह गया। इस चैंपियंस लीग में और पिछले संस्करण में भी
हमने कई उच्च स्कोरिंग मैच देखे हैं, खासकर नई लीग फॉर्मेट के साथ, क्योंकि गोल अंतर टाइब्रेकर्स तय करता है। केवल पिछले मैच दिवस में हर मैच में लगभग 4 गोल का औसत था। जो पागलपन है, यह आपकी रणनीति को कैसे प्रभावित करता है। हालांकि आपके मैच कड़े रहे हैं, कायरात के खिलाफ मैच छोड़कर, यह तनाव याप। हाँ, यह कुछ है जिसे आपको हमेशा ध्यान में रखना होता है। जब भी आपको मौका मिले, जुवेंटस के खिलाफ मैच कड़ा था और मुख्य लक्ष्य जीतना था, लेकिन जब आप नियंत्रण में होते हैं और विरोधी में कमजोरी महसूस करते हैं, तो अधिक गोल करने का अच्छा मौका होता है। पिछले साल के अनुभव के बाद, जब हमें अभी तक पता नहीं था कि फॉर्मेट कैसे चलेगा, खासकर अंतिम दौरों में, पिछले साल अधिक आश्चर्यजनक परिणाम थे। अब चीजें टॉप 8 या 12 टीमों के साथ संतुलित हो रही हैं, जो अपनी जगह पा रही हैं। हम सीख रहे हैं और जानते हैं कि जब भी हमें मौका मिलता है गोल करने का, वे गोल निर्णायक हो सकते हैं। क्योंकि खैर, अगर आप 8वें या 9वें स्थान पर आ जाते हैं, तो मैचअप पूरी तरह बदल जाते हैं। इसलिए लक्ष्य है कि जितना ऊपर हो सके। हाल ही में और आज भी आपने साफ किया कि आपके नामित पेनल्टी लेने वाले किलियन एम्बाप्पे हैं, लेकिन खतरनाक फ्री किक्स के मामले में क्या आप चाहते हैं कि एम्बाप्पे उन्हें भी ले, या वह अलग बात है? नहीं, हमारे पास इसके लिए अलग लेने वाले हैं। किलियन उनमें से एक हो सकता है, लेकिन फिर निर्णय खिलाड़ियों पर निर्भर करता है। हम उन्हें मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन फ्री किक्स